नमस्कार। आज हम एक जरूरी विषय पर बात कर रहे हैं, सीमा शुल्क मूल्यांकन यानी कि कस्टम्स वैल्यूएशन। हाँ बिल्कुल। हमारे पास सीमा शुल्क मूल्यांकन एक विस्तृत मार्गदर्शिका से कुछ अहम जानकारी है और हम कोशिश करेंगे इसे समझने की। हाँ मुद्दा ये है कि जब कोई सामान बाहर से आता है, मतलब आयात होता है, तो उसकी कीमत कैसे तय होती है, हाँ। जिस पर फिर कस्टम ड्यूटी लगती है। सुनने में लगता है सीधा है, पर क्या वाकई ऐसा है? चलिए इसमें थोड़ा गहरा उतरते हैं। बिल्कुल। देखिए, ये पूरी प्रक्रिया जो है वो कस्टम्स एक्ट 1962 के सेक्शन 14 और कस्टम्स वैल्यूएशन रूल्स 2007 पर आधारित है। अच्छा। और इसका मूल सिद्धांत बस इतना है कि आयातित माल पर सही ड्यूटी लगे, न कम न ज्यादा, ताकि निष्पक्षता बनी रहे। हाँ बिल्कुल। निष्पक्ष व्यापार के लिए जरूरी है। तो शुरुआत कहाँ से होती है? मतलब आमतौर पर मूल्य कैसे तय होता है? अब सबसे पहले जो चीज देखी जाती है वो है लेन देन मूल्य, ट्रांजैक्शन वैल्यू जिसे कहते हैं। अच्छा। ये वो कीमत है जो खरीदार ने विक्रेता को असल में चुकाई है या चुकाने वाला है। ठीक है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इसमें कुछ और चीजें भी जुड़ती हैं जिन्हें समायोजन या एडजस्टमेंट्स कहते हैं। जैसे कि माल ढुलाई का खर्चा, मतलब फ्रेट, फिर बीमा, इंश्योरेंस और लोडिंग चार्जेस वगैरह, ये सब जोड़ना पड़ता है। अच्छा, तो जो इनवॉइस पर कीमत लिखी है वो सिर्फ शुरुआती बिंदु है? हाँ बिल्कुल। लेकिन एक पेच है यहाँ। क्या? हमेशा ऐसा नहीं होता कि ये लेन देन मूल्य मान लिया जाए। अच्छा, किन सूरतों में इसे नहीं मानते? हाँ, ये मुमकिन है और यही चीजें थोड़ी आप कह सकते हैं पेचीदा हो जाती हैं। अगर कस्टम अधिकारियों को लगता है कि खरीदार और विक्रेता संबंधित हैं, मतलब मान लीजिए एक ही ग्रुप की कंपनियां हैं। अच्छा, रिलेटेड पार्टीज। हाँ, और इस रिश्ते की वजह से कीमत पर असर पड़ा है तो वो सवाल उठा सकते हैं। या फिर अगर कीमत किसी ऐसी शर्त पर टिकी है जिसका मूल्य तय करना मुश्किल है, या अगर उन्हें शक हो कि इनवॉइस में कुछ गड़बड़ है, कीमत कम दिखाई गई है, हेरफेर किया गया है। हाँ, हेरफेर करके, तब भी लेन देन मूल्य को वो लोग अस्वीकार कर सकते हैं। समझ गई। तो पारदर्शिता बहुत जरूरी है। बिल्कुल, सही मूल्यांकन ही मकसद है। तो अगर लेन देन मूल्य को नहीं माना गया, फिर अधिकारी कैसे कीमत तय करते हैं? मतलब अगला कदम क्या होता है? हाँ, तो इसके लिए नियमों का एक पूरा क्रम है, एक हिरार्की है। अच्छा। अधिकारी फिर तुलनात्मक तरीकों पर जाते हैं। वो सबसे पहले देखते हैं कि क्या बिल्कुल वैसा ही माल, मतलब समान माल, आइडेंटिकल गुड्स। हाँ, रूल 4 वाला। हाँ। क्या वो हाल ही में आयात हुआ है और उसका स्वीकृत मूल्य क्या था? ठीक है। अगर वो नहीं मिलता तो फिर वो मिलते जुलते माल, सिमिलर गुड्स, रूल 5 का मूल्य देखते हैं। यानी कोशिश ये रहती है कि असली बाजार मूल्य के आसपास ही रहा जाए। बिल्कुल बिल्कुल, जितना हो सके वास्तविक मूल्य के करीब। और मान लीजिए वैसा या मिलता जुलता माल भी न मिले तो तब फिर गणना आधारित तरीके इस्तेमाल होते हैं। गणना आधारित? हाँ, एक है कटौती विधि, डिडक्टिव मेथड, ये रूल 7 है। इसमें क्या करते हैं कि भारत में उस माल का बिक्री मूल्य लेते हैं। अच्छा। और उसमें से मुनाफा और भारत में हुए खर्चे, जैसे ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, घटा देते हैं। इससे आयात मूल्य तक पहुंचते हैं। ये तो उल्टा चलने जैसा हुआ। हाँ, कुछ वैसा ही। और दूसरा है संगणित मूल्य, कंप्यूटेड मेथड, रूल 8। इसमें माल की लागत, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, निर्माता का लाभ और दूसरे खर्चे जोड़कर मूल्य तय किया जाता है। ये काफी विस्तृत लगता है। हाँ है। और अगर इनमें से कोई भी तरीका काम ना आए, जो कि कम ही होता है, तो आखिर में आती है अवशिष्ट विधि, रेजिडुअल मेथड, रूल 9। अच्छा, रूल 9। इसमें जो भी जानकारी उपलब्ध है उसके आधार पर, मतलब उचित तरीके से, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ मूल्य तय किया जाता है। ये एक तार्किक क्रम है, एक फेल हो तो अगला। इस गाइडलाइन में ये भी बताया गया है कि कुछ चीजें हमेशा जोड़ी जाती हैं और कुछ कभी नहीं जोड़ी जाती। हाँ, ये स्पष्ट किया गया है, जैसे रॉयल्टी और लाइसेंस फीस। अगर वो माल खरीदने की शर्त के तौर पर देनी पड़ रही है तो वो जोड़ी जाएंगी। अच्छा। इसी तरह कुछ खास तरह के कमीशन भी जोड़े जाते हैं। और क्या नहीं जोड़ा जाता? दूसरी तरफ जैसे भारत में लगने वाले टैक्स हैं या माल के भारत आने के बाद होने वाले खर्चे, जैसे यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन, या इंस्टॉलेशन का खर्चा, वो सब शामिल नहीं होता। और हाँ, अगर पेमेंट देर से करने पर कोई ब्याज लग रहा है और वो इनवॉइस में अलग से दिखाया गया है तो वो सामान्य ब्याज भी मूल्य का हिस्सा नहीं बनेगा। एक और दिलचस्प बात थी गाइडलाइन में, अगर खरीदार ने मुफ्त में या सस्ती कीमत पर कोई चीज दी हो, जैसे कोई डाई या मोल्ड या कोई डिजाइन। हाँ, ये बहुत अहम है। इसे असिस्ट्स कहते हैं। असिस्ट? हाँ, अगर खरीदार ने विक्रेता को उत्पादन में मदद के लिए
कोई सामान या इंजीनियरिंग या डिजाइन वगैरह मुफ्त में या कम कीमत पर दिया है, तो उसका मूल्य भी माल की कीमत में यथोचित रूप से बांटकर जोड़ा जाता है। अच्छा, मतलब वो भी लागत का हिस्सा माना जाएगा। बिल्कुल, आखिर वो उत्पादन में इस्तेमाल हुआ है। और एक बात और, अगर बिल विदेशी मुद्रा में है, फॉरेन करेंसी में, हाँ, तो उसे रुपए में बदलने के लिए CBIC, जो विनिमय दर यानी एक्सचेंज रेट नोटिफाई करती है, उसी का इस्तेमाल होता है। और वो किस दिन की दर होती है? वो उस दिन की होती है जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल की जाती है। ठीक है, ये सब काफी तकनीकी है लेकिन जरूरी भी। हाँ, तो कुल मिलाकर इस पूरी प्रक्रिया का निचोड़ क्या है? ये मूल्यांकन इतना महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, संक्षेप में कहें तो सीमा शुल्क मूल्यांकन ही वो आधार है, वो नींव है जिस पर कस्टम ड्यूटी की गणना होती है। तो सही मूल्यांकन होना बहुत जरूरी है। इससे न सिर्फ सरकार को सही राजस्व मिलता है, बल्कि ये निष्पक्ष व्यापार के लिए भी अहम है। सही बात है। सेक्शन 14 और ये जो नियम है, ये कोशिश करते हैं कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी हो, स्टैंडर्डाइज्ड हो। इससे सभी आयातकों के लिए एक समान अवसर रहता है और धोखाधड़ी की गुंजाइश कम होती है। तो ये सिर्फ टैक्स वसूलने की बात नहीं है, व्यापार को सरल बनाने की भी कोशिश है। हाँ, बिल्कुल। ट्रेड फैसिलिटेशन भी इसका एक महत्वपूर्ण पहलू है। बहुत बढ़िया।